So, in the name of Almighty Allah, the most merciful, my good name is Tawseef Iqbal Khan, and I warmly welcome all of you in today's class. So, ये जो आप लोगों के सामने मैंने पेपर ओपन अप किया हुआ है, इट इज़ 2025 PKPPMS का जो पेपर था इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन। इसके अलावा मेरे साथ हार्ड फॉर्म में 2008, 10, 13, 16, 18, 2022 एंड 2025 अभी तक जितने भी पीएमएस हुए हैं, मोस्टली 18 अमेंडमेंट के बाद 2010 के बाद ये पीएमएस एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं ना, कभी 2 साल कभी 3 साल। लेकिन अभी जो 2022 में पीएमएस एग्जाम्स हुआ था ना, तो उसके बाद 2025 में एडवर्टाइजमेंट आई। अभी 2026 में कंजेक्टिवली 2 दफ़ा पीएमएस अनाउंस हुई। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी अनाउंस होगा, क्योंकि केपी में ऑलरेडी के पीएमएस के नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो है ऑलरेडी मौजूद है। एंड इट इज़ आल्सो लाइक अ बर्डन ऑन नेशनल एक्सचेकर, वो ख़जाने पे ऑलरेडी बोझ है क्योंकि इतने ज़्यादा ऑफिसर्स पहले से ही मौजूद है। स्पेशली आई एम टॉकिंग पीएमएस के। लेकिन अगेन, ये कंजेक्टिवली 2025 एंड 2026 में ये दोनों अटेम्प्ट, एक तो हुआ है, अभी नेक्स्ट होना है। तो आप अपने माइंड में रखें कि ये जो मैंने आपके साथ लेटेस्ट पेपर ओपन अप किया हुआ है, ये आपके सामने 100 मार्क्स का है। इसमें जो टाइम है, आप लोगों को पहले भी पता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 3 आवर्स। ठीक है। नाउ वी विल डू कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन सीएसएस एंड पीएमएस। किस चीज़ का? इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का। ये लेक्चर बाद में भी जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, तो उनके साथ में शायद सीएसएस के हवाले से अपना एक डेमोस्ट्रेशन दूँ। इस पे हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने जस्ट पीएमएस देना है, क्योंकि पीएमएस पहले आना है ना, तो इसी वजह से आप लोगों को ये सिलेबस माइंड में रखना होगा, क्योंकि सीएसएस का सिलेबस चेंज है, वहाँ पे डेटा भी ज़्यादा है, कंटेंट भी ज़्यादा है, और टॉपिक्स के डायनामिक्स भी चेंज है। लेकिन यहाँ पे तकरीबन 50 to 60% सिलेबस एज लाइक इन सीएसएस। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बताते चलूँ कि आप लोगों के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज बिलो एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। मैं वापस आता हूँ कि इस पे हमने कौन कौन सी चीज़ों पे जाना है, बट अगेन द थिंग इज कि आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफाइन हो सकता है। सीएसएस में ये जो क्वेश्चन होता है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब इनका डबल होता है, लेंथी एक्सटेंसिव फॉर्म में होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख ले, ये शार्ट है। ठीक है। बाकी मुश्किल भी इतना नहीं है। इवन इसके जो अल्फाज है, वो भी ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडेबल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आसानी से समझ में ना आ सके। इवन इसके टर्मिनोलॉजीज कंसेप्ट्स भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं वापस इस पे आता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आप लोग यहाँ पे देख ले क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग सीएसएस में देख लें, तो यहाँ पे ये 20 मार्क्स का पार्ट है, 20 मार्क्स का सीएसएस में। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख ले, इट इज़ जस्ट 10 मार्क्स। ठीक है। तो ये चीज़ मतलब आप लोगों के लिए शायद मतलब इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सीएसएस में ये चीज़ चेंज है, वहाँ पे 20 मार्क्स का है, अनलाइक इन पीएमएस। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग के पीपीएमएस। पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, एजे के एंड जीबी का अलग है। बट अगेन आप लोग यहाँ पे अगेन देख ले, इट्स सो सिंपल, बिल्कुल शार्ट है, सिंपल है। इसमें कोई एज सच मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर इसमें सेंटेंसेस वाइज भी जाओ, ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसमें से अपना अपने लिए मीनिंग निकाल सकते हैं। लेंथी सेंटेंसेस नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कोई मुश्किल वोकेब भी नहीं है। साथ साथ आप लोग देख ले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये पोस्टर भेजा है आयशा, कि आप इसको देख ले, ये 17 पॉइंट है। तो वैसे भी बंदे को पता हो कि व्हाट इज एसडीजीज, व्हाट इज एमडीजीज, व्हाट इज कोप, एंड ये जो मेन मेन कंसेप्ट्स है जो कि यूएन के लेवल पे या डब्ल्यूएचओ एफडीए
IMF वर्ल्ड बैंक के प्लेटफॉर्म से ये रिपोर्ट्स, ये कुछ जारगन्स, ये चीज़ें दे आर इन सर्कुलेशन इन मीडिया, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। नेक्स्ट आप लोग देख ले, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल कंसेप्ट है। आप लोग देख ले तो ये कुल मिला के 7-8 सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जस्ट 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ही है। अभी इसमें से आप लोग यहाँ पे देख लें तो इसमें से आपके पास ABCDE 5 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी इस पे हमने वापस आना है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का है। अगेन इट इज़ अनलाइक इन CSS में ऐसा नहीं है। राइट, 300 से लेके 400 तक अल्फाज आपने लिखने हैं किसी भी टॉपिक पे। 22 का जो PMS था वहाँ पे ये टॉपिक चेंज था, वहाँ पे आपके पास 3-4 टॉपिक्स थे। लेट्स सपोज 2 ले ले, 5 ले ले, लेकिन लिखना आपने तो एक ही पे है। तो एक का मेथड समझे, स्ट्रक्चर समझे, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। टॉपिक एक हो 10 हो, लिखना तो आपने एक पे ही है। सो इट्स नॉट अ बिग इशू। कुछ एग्जाम्स में ये 250 अल्फाज है, अगेन इट्स नॉट अ बिग इशू क्योंकि आपने लिखना है। तो इनके साथ अगर आप 100 अल्फाज लिखो तो ये 350 बन जाएंगे। 350 से लेके 400 तक तो अगेन मिड में। 350 के साथ 50 लगाओ, 350 50 माइनस तो अगेन 350। द मेन थिंग इज के आपने इतने अल्फाज के दरमियान लिखना है। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ 300 लिखे या एग्जैक्ट 400 लिखे, मिड में लिखे 350 360 80 तक लिखे। अच्छी बात ये है कि बेशक आप 400 लिखे, लेकिन इतना कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि व्हेन फन टर्न्ड इनटू अ कैलेमिटी, कैलेमिटी कहते हैं नुकसान को, हादसा, तबाही, आफत, ठीक है। अच्छा, व्हेन फन टर्न्ड इनटू अ कैलेमिटी, अभी मैंने इसको अपने स्टाइल में लिखा था, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स है, दोस्त थे, उन्होंने यही लिखा था कि जब शादी ब्याह का जो फंक्शन होता है KP में, जो कि हम KP से है, ये KP का एग्ज़ाम है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है ना, हवाई फायरिंग, मतलब इट्स खुशी के मौके पे पीपल डू सेलिब्रेट इट। तो कभी कभी उनसे भी लोगों की अमवात हो जाती है। बुलेट फायर, मतलब वो कहते हैं ना कि जब आजकल आबादी ज़्यादा है, इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है हर जगह पे, कंस्ट्रक्शन बनी हुई है। तो पहले ज़माने में या कुछ साल पहले जब चल आप हवाई फायरिंग भी, लेट्स सपोज इट वाज हैपेंड, तो उसमें से यही था ना कि चल उस टाइम खेती, बाकी कंस्ट्रक्शंस इतनी नहीं थी तो इतना नुकसान नहीं होता था। आजकल तो हर जगह पे ऑलमोस्ट कंजेशन है, घर बने हैं, तो हो सके वही गोली किसी को लगे, वो जो खुशी का मौका है शायद वो गम में बदल जाए। इसका एक और मिसाल आप दे सकते हैं। लास्ट वीक में हमारे गांव में एक फैमिली थी, शादी के फंक्शन में वो लोग जब जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। आपको पता है लोग मस्ती करते हैं रोड्स पे एंड सो ऑन, मतलब रोड्स के दरमियान जो बैरिकेड होता है वो उनके साथ लग गए, एंड मतलब उनका डिमाइस, डेथ हो गया। अभी इसका तो यही मतलब है ना, व्हेन फन टर्न्ड इनटू कैलेमिटी। ये आपसे ओपन एंडेड टॉपिक है, आप इसको किसी भी एग्जाम्पल पे आप डाल सकते हैं। मैंने तो आपको जस्ट 2 मिसालें दी, लेकिन इसको आप जितना चाहे जिस तरह चाहे, लेकिन कंसेप्ट या मेन क्रक्स या मेन थीम उसमें से यही होना चाहिए। अच्छा, तो ये टॉपिक आप समझे कि कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कि जनाब आप इस पे लिखे कि इस टॉपिक का डिमांड किया है, इस टॉपिक में आपसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करना चाहता है। अभी मैंने इनसे मतलब निकाली है, तो आपने भी इनसे मतलब निकालना होगा। हो सके आपसे वो पूछे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स रिपरकशंस, वाई, मतलब KPK में आजकल जो नया मसला है ख़वातीन को, जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव होती है, या उनको ऑनर किलिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है, या रोड एक्सीडेंट का बहुत मसले मसाइल है, टेररिज्म का मसला है KP में, फ्लडिंग का मसला है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, ड्रग एडिक्शन का मसला है। कोई भी टॉपिक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, लेकिन इस पे आपने 300 से लेके 400 तक अल्फाज लिखने हैं। और वो भी आपने उसका स्ट्रक्चर मेथड में आप लोगों को आगे समझाऊंगा, लेकिन ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि केपीपीएमएस में आपका काम आसान है। आधा पेपर आपका होली सोली आपका लिखने का है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे भी आपने लिखना है, ये सवालात भी आपने लिखने हैं। प्रेसिस का बिल्कुल 1/3 मतलब पार्ट आपने लिखना है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 20 20 10 50 मार्क्स, 50 नंबर का ये डोमेन आपके पास बन जाता है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये चीज कल से आपने मुझ हम पे भी स्ट्रेस डालना है। तमाम स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है जो केपी से है, काइंडली मुझे डेली बेसिस पे आप लोग डू टेक्स्ट मी, डू आस्क मी, ताकि मुझे खुद भी ये एहसास हो चुके अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 डेज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है, द थिंग इज के आप लोगों को इडियम्स पे रट्टा लगाना है, कंसेप्ट बनाना है, सेंटेंसेस में इसको यूज करना है। अपने डेली बेसिस पे 20 30 50 तक इडियम्स यू मस्ट मेमोराइज। इन पे सेंटेंसेस लिखे मुझे भेजते जाए, आई विल इवैल्यूएट। बट इडियम्स का मसला यही है कि मतलब फर्स्ट टाइम शायद, अगली दफ़ा इस मतलब कमीशन के पास फुल मोनोपली है, अथॉरिटी है, हो सके अगली दफ़ा वो आपको ईडीएम ना दे। लेकिन द थिंग इज के बाय लुकिंग इनटू पास्ट पेपर्स हर साल ईडीएम्स पूछे हैं। तो लाजमी बात है कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं आए तो नुकसान में आप होंगे। तो इसी वजह से ये 20 नंबर का जो सवाल है, बस आप लोगों को अभी आना चाहिए। इसमें कुछ बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है, ठीक है। मेरे लिए खुद भी इसमें कुछ मुश्किल थे जो मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे। लेकिन जो आसान थे, ये वाला आसान था। All at sea in a fix, wash one hands off, turn down, he turned down my request, my proposal। इसमें चंद आसान थे, लेकिन जाहिर बात है बाकी तो मुश्किल थे। तो जाहिर बात है जब आपको आते ठीक है, नहीं आते, दे विल डिडक्ट मार्क्स फ्रॉम यू। ये 10 ईडीएम है, हर ईडीएम के 2 मार्क्स से आपने सारे के सारे ठीक लिखे 20 मार्क्स, सारे के सारे गलत लिखे 9 मार्क। सो यू मस्ट नो अबाउट इट कि आपके पास ये प्रॉपर क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है सच। बस आपने रट्टा लगाना है, कंसेप्ट बनाना है, ठीक है। लिखना है। एंड आपको अभी इसके हवाले से मेरे साथ तो मतलब ह्यूज डेटा रिलेटेड टू इडियम्स। तो इडियम्स आप लोगों ने, सच्ची बात यही है कि बस इसको याद करना है, अल्फ़ाबेट ए से लेके जी तक। तो डेली बेसिस पे एक दिन अल्फ़ाबेट ए, नेक्स्ट बी सी डी, फॉलोड बाई अप टू जी। तो आप लोगों को 26 दिन तो सिर्फ इस पे लगेंगे कि अगर एक दिन भी आप लोग इडियम्स को देंगे अल्फ़ाबेटिकली, जो कि मुश्किल काम है, इतने याद भी नहीं हो सकते, बंदा भूल जाता है। बट अगेन एग्ज़ाम के टाइम तक 2 दफ़ा एटलीस्ट आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। तो ये ईडीएम्स हमसे भी भूल जाते हैं अगेन, हर किसी से। लेकिन द थिंग इज के अभी आप लोगों को पता चला कि ईडीएम्स आपका 20 मार्क्स का है। तो फजूल चीज़ों पे टाइम ज़ाया करने के बजाय, व्हाई नॉट, वन मस्ट फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स विच एग्जामिनर विल आस्क, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले। नेक्स्ट वन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंक्चुएशन पे बहुत काम किया हुआ है। पंक्चुएशन के हवाले से मेरे साथ एक लेक्चर है, पीडीएफ है, वो मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा। फिजिकल जो मेरे साथ स्टूडेंट्स आते हैं, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन फिजिकल क्लासेस। बट जो ऑनलाइन है, जो आगे लोग आएंगे या जो आगे लोग इस लेक्चर को सुनेंगे, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब। तो आप लोगों के लिए भी वही सजेशन है कि पंक्चुएशन को आप लोग ऐसे के लिए भी समझे, कैपिटलाइजेशन रूल्स को लाजमी समझे। पंक्चुएशन में आपके पास कौन कौन से चीज़ें आते हैं जनाब, आपके पास कॉमा, पीरियड या फुल स्टॉप, इसके साथ आपके पास हाइपन, इसके साथ आपके पास कॉलन, इसके साथ साथ सेमी कॉलन, साथ साथ कॉमा, डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। इसके बाद एम डैश, एन डैश, वो चीज़ें, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। मतलब ये एक अच्छे पैराग्राफ में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन पंक्चुएशन का सवाल सीएसएस में भी है 10 नंबर का, कभी कभी 5 नंबर का। लेकिन यहाँ केपीपीएमएस में 10 नंबर का सवाल है।
अगेन, आप लोगों को अगर पंक्चुएशंस नहीं आते तो आप यूँ समझे कि आपके ये मिस्टेक्स ऐसे में भी रिपीट होंगे। तो एक दफ़ा सीख लो, समझो, डू प्रैक्टिस, डू कंसेप्ट बनाओ। इसको आप लोगों को आगे लिखाई में भी हेल्प देगी, साथ साथ में जो 10 नंबर का सवाल है पीएमएस में, वहाँ पे भी हेल्प देगी। इसके अलावा ये वैसे भी आप लोगों की बाकी पेपर्स के राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप लोगों की वैसे एकेडमिक लाइफ में, आप लोगों की जॉब में भी पंक्चुएशंस का वाइज इस्तेमाल, जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को पंक्चुएशंस नहीं आते, अगला बंदा अगर आप लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड होगा या वो competitive एग्जाम्स का क्वालिफायर होगा, तो इट विल शो immaturity, इट विल शो लैक ऑफ नॉलेज ऑन यूअर बिहाफ। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम के अलावा भी अपने राइटिंग में पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल जगहों पे पंक्चुएशंस का इस्तेमाल होता है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप चाहे, नो, हर पंक्चुएशन मार्क का रूल के हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अभी मेरे लिए ये खुद भी अजीब इसलिए था क्योंकि 2022 में मैंने खुद 55 स्कोर किया था। आई विल शेयर माई डेमसी विद यू पीपल। तो ये पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाला था, पर अगेन इस दफ़ा मुश्किल कुछ यूँ था कि इसमें से दोनों क्वेश्चंस एक साथ मर्ज थे। ठीक है, अभी इसमें आप लोग देख ले कि वॉइस भी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम इन शॉर्ट वॉइस ही कहते हैं। वैसे वॉइस तो आवाज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉइस का यही मतलब है। इसके साथ साथ इस दफ़ा एग्जामिनर ने जो गेम खेला था वो यही था कि इसमें नरेशन भी थे और साथ साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस भी। तो ये क्वेश्चन मतलब, अच्छा एक चीज़ बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप चीज़ों को देखो ना, जब आप चीज़ों को एग्ज़ाम के टाइम पे व्हेन यू डोंट रिवाइज, तो वो आसान चीज़ भी आपके लिए कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 20 नंबर का सवाल रखा था, लेकिन यहाँ पे गेम उन्होंने यही खेला था कि मुश्किल था। मुश्किल इन द सेंस के यहाँ पे वॉइसेस भी है, कंडीशनल सेंटेंसेस भी है, नरेशन भी है। मतलब तीन अलग अलग टॉपिक को उन्होंने एक क्वेश्चन में डाला था, ताकि आपकी पूरे इंग्लिश को, आपकी एबिलिटीज को देखा जा सके। तो अभी आप इस क्वेश्चन में देखें कि हर डोमेन को इन्होंने पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है। लेट्स सपोज 10 है, तो तीन नरेशन है, वॉइसेस भी है, कंडीशनल भी है। अभी ये पीएससी का एग्ज़ाम अगर होता तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पंक्चुएशन अलग, नरेशन अलग, कंडीशनल सेंटेंसेस तो चलो वो इतना नहीं पूछता, लेकिन वॉइस इज अलग। अभी इन तीन डोमेन्स को, तीन टॉपिक्स को इन लोगों ने एक साथ मर्ज किया हुआ है। तो जाहिर बात है आपको रूल्स आने चाहिए, वो वॉइसेस का भी, वो नरेशन का भी, वो कंडीशनल सेंटेंसेस का भी। तीन पार्ट्स को एक साथ में इन लोगों ने मर्ज किया हुआ है। मुझे यही लगता है कि जिस बंदे को इन तीनों टॉपिक्स पे कमांड होगा, सो ही आर शी विल बी ऑन अ सेफर साइड। अच्छा, कभी कभी हम रूल्स तो सीखते हैं, लेकिन जब आप पांच पेपर्स पे जाते हैं, या आप लोग जब मल्टीपल बुक्स में से नरेशन के एक्सरसाइजेज उठाते हैं, आप वही नॉलेज जब आप उन एक्सरसाइजेज पे प्रैक्टिस करते हैं, दिन वहाँ पे लेकनेस आ जाता है, फिर बंदा भूल जाता है, आप लोगों से नहीं हो पाता। तो रूल सीखना अलग चीज़ है, लेकिन उनको अपने राइट जगह पे इस्तेमाल में ले आना, उनको एग्ज़ाम में सही लिखना, सही एक्सप्रेस करना, वही चीज़ एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। आपको, आपको रूल्स आते हो, लेकिन आपने वही क्वेश्चन एग्जाम में गलत लिखा, तो आपके रूल सीखने का तो कोई फायदा नहीं, उल्टा आपने खुद का नुकसान किया, क्योंकि आपको वहाँ पे वो ठीक लिखना था। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी वॉइसेस या वॉइस का, नरेशन का लेक्चर शेयर किया हुआ है। हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस जीरो, कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन।
वो लेक्चर भी मैं भेज दूंगा। तो ये 20 नंबर का सवाल आप लोगों के जेब में आ जाएगा। साथ साथ ये क्वेश्चन जब आप लोगों को मैं आई विल डिस्कस ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, फिजिकल क्लासेस में भी। तो ये तीन टॉपिक्स इतना डिटेल में सीखे, उसके बाद जब आप लोग रात को सोते हैं या मतलब दिन के वक्त जब आप लोग बोर्डम फील करते हैं अपने स्टडीज से, यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे सर्च करें कि एक्सरसाइजेज ऑन नरेशन, वॉइसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इनसे एक चीज़ होगा कि जाहिर बात है इल्म का कोई लिमिट नहीं है, तो आपको शायद यूट्यूब से हेल्प मिली। इवन टिकटॉक पे भी काफ़ी हमारे जैसे लोग हैं जो चीज़ें डालते हैं। मतलब यही है कि मेरा तो काम है समझाना एक्सट्रीम हद तक। इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोग जब अपने हाथ में मोबाइल लैपटॉप भी ओपन अप करें, इन तीनों टॉपिक्स के हवाले से अगले एग्जाम्स तक अगेन एंड अगेन एंड अगेन चीज़ें देखते जाए। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट से कभी कभी एग्जामिनर बहुत सिंपल सेंटेंस देता है लेकिन उसमें कंसेप्ट लगा होता है जो हमसे प्यार नहीं हो पाता। तो ये 20 नंबर का जो सवाल है, ये 20 नंबर का सवाल नहीं, ये तीन टॉपिक से असल में। तो इस दफा केपीपीएससी ने इतना कंसेप्चुअल पेपर बनाया था कि तीन पार्ट्स ये मिला के, पंक्चुएशन का 4 पार्ट, इडियम्स का 5, ये जो क्रिएटिव और राइटिंग है 5, और बाकी कंप्रेहें मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है आपके पास पैसेज का, तो ये 6 एंड प्रेसिस का 7, मतलब 7 डोमेन्स में उसने आपका नॉलेज चेक करना है, जो किसी में उस तरह नहीं होता वहाँ पे। मतलब हर चीज़ को सीएसएस में ये फिर 20 मार्क्स का जो पैसेज है, वो जो क्वेश्चन है ना, जैसा कि मैंने कहा कि विद फन टर्न्ड इनटू कैलेमिटी, इस तरह का सवाल नहीं होता। इसके साथ साथ अभी आप लोगों को मेन फोकस जो है, जो कि जिसने कि सीएसएस में जाना नहीं है, जस्ट पीएमएस में, तो अभी से आप लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि इंशाल्लाह यू विल डू इट। आप लोग सेफ हैंड्स में है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने घबराना नहीं है। जो चीज़ समझना है, इडियम्स आप लोगों ने डेली बेसिस पे याद करना है। पंक्चुएशंस मेरा काम है आप लोगों को समझाना। इंशाल्लाह जब आप लोगों का आगे मैं इवैल्यूएशन करूँगा इंग्लिश ऐसे का, तो ये पंक्चुएशन साथ साथ में मैं वहाँ पे भी आप लोगों को शायद आई विल मतलब एक्सप्लेन जहाँ पे आप लोगों की मिस्टेक्स होंगी। तो ये 30 नंबर यहाँ पे बन गए हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों के पास 20 नंबर का सवाल है, तो कल के क्लास में मैं आई विल फोकस ऑन वॉइसेस। नेक्स्ट क्लास में शायद 2-3 दिन हमें लगेंगे वॉइसेस को समझाने में, इट्स अ लेंथी टॉपिक। उसके बाद शायद 2-3 दिन हमें लगे नरेशन पे, 1-2 दिन हमें लगे वो जो है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो शायद ये 1 वीक या 10 डेज तक हमसे टाइम लेगा ऑनलाइन, जबकि आप फिजिकल क्लासेस में 2 दिन में 3 दिन में ये हो सकता है। तो ये 20 नंबर का सवाल, पंक्चुएशन आप लोगों की ऐसे प्रैक्टिस, साथ साथ में एक्सरसाइजेज में भी दूंगा, आप लोगों ने खुद से भी सीखना है। साथ साथ में जो आप लोगों के इडियम्स है या फ्रेजेस है, तो मेरे साथ अल्फ़ाबेट ए से लेके जी तक ये कंप्लीट लिस्ट्स है। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग कहे कि सर मुझे इम्पोर्टेंट बताओ, ये जहालत है। कोई भी टीचर ये गारंटी अगर देगा तो वो गलत है। जैसा कि आप लोग देख ले, इसमें तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स में पूछा है, अल्फ़ाबेट एम में, अल्फ़ाबेट एस में, एन, बी, डी, ए, आर, आई, डब्ल्यू, टी। तो जाहिर बात है ना कि अगर आप लोगों ने अल्फ़ाबेट ए देखना है तो ऑल एट सी अल्फ़ाबेट ए से भी आया है, बी से आप देख लो तो ये आपके पास आ गया। सी में आप लोग देख लें, चल अगर सी नहीं हो, डी तो है ना, डाई डाउन। ई नहीं है तो एफ भी नहीं है, तो चल मतलब किसी भी जगह से वो लोग पूछ सकते हैं। टी में से तो पूछा है, आई में भी पूछा है। मतलब आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके जी तक जितने भी है, कहीं से भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोगों के पास एक ही आ, मतलब चीज़ समझ में आना चाहिए कि आप लोगों ने बस याद करना है। हाँ, याद का मेथड यही है कि आप डेली बेसिस पे एक एक अल्फ़ाबेट को सही मानों में रट्टा लगाएं। किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, हॉस्टल मेट, उनको कहे कि चल उसमें से, इसमें से मुझसे रैंडम पूछे। अच्छा, जो चीज़ पर आपको नहीं आता उसको दोबारा सीखे, रट्टा लगाए।
फिर किसी को कहे कि मुझसे इसमें से रैंडम पूछ ले, ये बुक ले लो, ये नोट्स ले लो। उसके बाद अगेन आपसे अगर कोई मतलब आसान चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगे, जो मुश्किल होंगे फिर बॉल पॉइंट वो चीज़ उठा के उस पे लिखें, ठीक है। अभी लिखना कैसे है तो उसका भी मैं बताता हूँ। जो मुश्किल होंगे उसको याद कर ले, उस पे सेंटेंसेस बनाएं और डांट टाइम्स को भेजें, या अब फिजिकली जब मैं वीकेंड पे आता हूँ तो आप लोग आए, वो मुझे दिखाए। उसमें से एक फ़ायदा यही है, जो मुश्किल चीज़ आपने लिखा होगा, जब आपको इस पे डिस्कशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, वो भी आपके समझ में आ जाएगा। सो मेरे हिसाब से आ, ऐसे के बाद ये मुश्किल पेपर है जिनको इंग्लिश नहीं आता, लेकिन जिसको इस सब्जेक्ट पे कमांड है उनको भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा ये मुश्किल था। मुझे लगता है कि इस दफ़ा पीएमएस में ऐसे के बाद शायद इसमें भी काफ़ी लोग फेल होंगे, क्योंकि मुश्किल है, आसान नहीं है। न इडियम्स इतने रैंडम किसी को आते हैं, बाकी पंक्चुएशन भी कुछ हद तक टेक्निकल है, लेकिन नरेशन वॉइसेस एंड कंडीशनल को भी एक साथ मिलाया है। तो चीज़ यही है ना कि आप लोगों ने पास भी नहीं होना, मार्क्स भी लेना है, 700 अबव आपने आना है केपी में, क्योंकि जोनल के हिसाब से पाँच पाँच छः की सीट से, तो सीट सिक्योर करना अगेन इट्स अ हेक्टिक जॉब। सो वी मस्ट फोकस ऑन स्टडीज, टाइम इज टू मच शॉर्ट। बट कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। चीज़ों का अगर हमें समझ हो और हमारे साथ राइट गाइडेंस हो, अच्छे मेंटोर्स हो, तो मेरे ख्याल में एक महीने में भी अगर बंदा मेजर कंसेप्ट्स को समझे तो मेरे हिसाब में इसके लिए 40 दिन मोर देन इनफ है। इन तमाम के तमाम सिलेबस को कवर अप करने में कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। पंक्चुएशन बंदा सीख सकता है सुकून से, नरेशन पे 2 दिन लगे, वॉइसेस पे, कंडीशनल्स पे, एग्जाम में क्वेश्चन आए आप देख ले। बाकी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं डांट टाइम्स के प्लेटफॉर्म से, तो मैंने इंशाल्लाह 2008 10 13 16 18 2022 2025 ये तमाम के तमाम पेपर्स मैंने आप लोगों से सॉल्व करना है, हो सके एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर में, तो टाइम नहीं है क्योंकि वो रिवीजन का टाइम है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के दरमियान आप डेली बेसिस पे फिर एक एक पेपर को डेली यू हैव टू सॉल्व। तो आप लोगों को 8 10 13 16 18 22 25 ये तकरीबन एक वीक आपको लगेगा इनको सॉल्व करने में। एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एक आपको मतलब पता भी चलेगा। लेकिन अगेन inshallah each and everything will be fine ahead. So thank you so much. If any questions so you can ask, unless and until आप लोग क्लास के बाद भी you can call, you can text, you can meet to discuss things related to academics. Thank you so much. बाकी बाकायदा क्लासेस इंशाल्लाह कल, चूँकि अगेन 9 पे डिस्कस एमपीटी का क्लास है रात 10 बजे से 12 तक अगले दिन। तो ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें से 3 to 4 days आई विल बी बिजी ऑनलाइन एट दिस टाइम 10 से 12 तक। उसके बाद इंशाल्लाह आगे एग्जाम तक केपीपीएमएस तक रात 10 बजे के ऑनवर्ड रात 1 2 बजे तक, ये जो 3 4 घंटे का टाइम है, इसमें साइकोलॉजी का सेशन भी है, इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसे का भी है। तो टाइमिंग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऑन डेली बेसिस आई विल शेयर। तो वो मसला नहीं है, फिर हम डेली बेसिस पे क्लास लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क देन। आज के लिए इतना काफ़ी है। जी, इज इट्स एनफ? अच्छा जनाब, आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे बताए प्लीज़, देन आई हैव टू फिनिश। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने ऐसे के हवाले से भी, सॉरी मैंने कहाँ तक स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है।
अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने आगे इंग्लिश ऐसे के हवाले से सीखना है, तो हम डेली बेसिस पे डाउन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से ही हम एक एक टॉपिक को शेयर करते हैं। तो आप लोग इन पे लिख सकते हैं अपने आउटलाइंस को, इवन अपने एसेस को भी। यू कैन एवेल्युएट बोथ फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन। तो आज का जो टॉपिक था, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, प्लानिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये आज हमारा टॉपिक था। हम डेली बेसिस पे इस तरह के जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं उनके हवाले से हम अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक्स देते हैं, ताकि वो उन पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके, उन पे लिखे और अपने राइटिंग को भेजे, ताकि उनको हम प्रॉपरली इवाल्युएट कर सके। थैंक यू सो मच।